So now section 80EB, deduction in respect of interest on loan taken for purchase of electric vehicle. तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करना है, करेक्ट, और आपने लोन ली है तो उसका इंटरेस्ट आपको बाद मिलेगा, सेक्शन 80EB। तो सोच लो, आप लोग को इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना है कि नहीं लेना है, गवर्नमेंट आपको डिडक्शन दे रही है, करेक्ट। सेक्शन 80EB has been inserted from the assessment year 2021, that means previous year 1920 से ही ये डिडक्शन आया है। अंडर दिस सेक्शन डिडक्शन इज अवेलेबल if the following conditions are satisfied। सबसे पहला, असेसी इंडिविजुअल होना चाहिए। दूसरा, he has taken a loan for the purpose of purchase of an electric vehicle। उसने लोन ली है, उसका पर्पस क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करना है। लोन उसने जो ली है वो कहाँ से ली है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में से ली है, जैसे कि कोई बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, ओके, वहाँ से ली है। और सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। लोन कब सैंक्शन की है, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 तक। तो सर क्या डिडक्शन मिलेगा हमको, इफ द अबाउ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड द असेसी कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EB। डिडक्शन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन द अबाउ लोन। तो आपने जो इंटरेस्ट पे किया है वो आपको बाद मिलेगा, और 1,50,000 विच एवर इज लोअर। तो आपने ये लोन पे जो इंटरेस्ट दिया है वो, और 1,50,000 विच एवर इज लोअर, वो आपको बाद मिलेगा। और ये एप्लीकेबल कब से होता है, असेसमेंट ईयर 2021 एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स। सेम इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल ट्वाइस। एक बात याद रखो कि ये इंटरेस्ट आप यहाँ पे डिडक्शन में क्लेम करते हो तो दूसरी किसी जगह पे इन द सेम असेसमेंट ईयर में आप क्लेम नहीं कर सकते। ये तो गवर्नमेंट को तो लॉस हो जाएगा ना, आपने यहाँ भी क्लेम किया वहाँ भी क्लेम किया, तो गवर्नमेंट को लॉस होगा। ओके, तो ये था आपका सेक्शन 80EB। ओके, अब आपके सामने आ रहा है सेक्शन 80G। क्या है सेक्शन 80G, कि डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड टू whom and to what extent available। The following are silent features of section 80G। सबसे पहले तो कौन क्लेम करेगा, सबसे पहले तो हु कैन क्लेम द डिडक्शन। तो सेक्शन 80G ओनली इंडिविजुअल क्लेम कर सकता है। कौन क्लेम कर सकता है, इंडिविजुअल। ही कैन बी ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी हो सकता है। ऑल्टरनेटिवली ही कैन बी एन एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय भी हो सकता है जिसको एम्प्लॉयर के पास से एचआरए ना मिलता हो, who does not get HRA from the employer। What is the qualifying expenditure? Only individual who pay rent for residential accommodation for himself and family can avail deduction under section 80G। तो इंडिविजुअल जो रेंट पे करता है फॉर रेसिडेंशियल एकोमोडेशन के लिए, अपने खुद के लिए या तो अपनी फैमिली के लिए, प्रोवाइडेड ही गिव्स अ डिक्लेरेशन इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म नंबर 10BA। इसको एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 10BA फिलअप करके देना पड़ेगा कि भाई मैं ये मकान मालिक है उसको रेंट पे करता हूँ, और मैं और मेरी फैमिली ये रेसिडेंशियल एकोमोडेशन में रहती है, करेक्ट। ऐसा फॉर्म फिलअप करके देना पड़ेगा। कैन अ पर्सन हु पे रेंट टू अवेल दिस डिडक्शन ओन अ हाउस। उसके खुद का घर है फिर भी ये रेंट पे कर रहा है, ऐसा बताएगा तो ये डिडक्शन का क्लेम करेगा, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है।
याद रखना, द फॉलोइंग पर्सन should not own any residential accommodation at the place where the taxpayer reside, perform the duties of his office। तो नीचे जो पर्सन है उनका खुद का कोई भी रेसिडेंशियल एकोमोडेशन जिस जगह पे वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है वहाँ पे नहीं होना चाहिए। याद रखना, या तो वो बिजनेस करता हो, प्रोफेशन करता हो, या तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए गया हो, वहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन से पर्सन है? सबसे पहले तो मेरा खुद का नहीं होना चाहिए, हीज और हर स्पाउस का नहीं होना चाहिए, बच्चों का नहीं होना चाहिए। ओके, फिर वो बच्चे में माइनर स्टेप चाइल्ड हो या माइनर एडोप्टेड चाइल्ड हो, HUF ऑफ विच द टैक्स पेयर इज अ मेंबर। तो ये सब का उस जगह पे रेसिडेंशियल एकोमोडेशन नहीं होना चाहिए। इफ द टैक्स पेयर owns a residential accommodation at a place other than the place noted above, ऊपर के प्लेस के अलावा किसी और जगह पे रेसिडेंशियल एकोमोडेशन टैक्स पेयर का है, तो सर then in respect of that house the consent the concession in respect of self occupied property is not claimed by him। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का कंसेशन का वो क्लेम नहीं कर सकता। क्या लिमिट है आपकी सेक्शन 80 डबल जी के लिए? आपकी लिमिट क्या है? तो ए, बी और सी तीन लिमिट है, विच एवर इज लोअर। सबसे पहले तो 5,000 रुपये पर मंथ, दूसरा है आपकी टोटल इनकम का 25%, और तीसरा है एक्सेस ऑफ एक्चुअल रेंट पेड ओवर 10% ऑफ टोटल इनकम। ये तीन में से जो कम होगा वो आपका आंसर आएगा। यहाँ पे टोटल इनकम मीन्स व्हाट? टोटल इनकम फॉर दिस पर्पस इज ग्रॉस टोटल इनकम माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। इसमें ये सेक्शन 80 डबल जी ना होना चाहिए। ओके, एंड इनकम अंडर सेक्शन 115A, ये सब कुछ माइनस कर दो, करेक्ट? जो बचेगा वो आपकी टोटल इनकम होगी। ओके, विच एवर इज लोअर, ये तीन में। अब आपके पास दो MCQ है। दो MCQ क्या है देखो। सबसे पहले तो 80 डबल जी का क्लेम कौन कर सकता है? ओनली इंडिविजुअल। करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट विल बी द अमाउंट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80 डबल जी? तो 5,000 रुपये पर मंथ, 25% ऑफ टोटल इनकम, द एक्सेस ऑफ एक्चुअल रेंट पेड ओवर 10% ऑफ टोटल इनकम। ये तीनों में से जो कम होगा वो 80 डबल जी में हम डिडक्शन में ले सकते हैं। तो ऐसा MCQ का आंसर लास्ट में है, डी है, डी, लिस्ट ऑफ 1 2 3। करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन अ सेविंग अकाउंट, सेक्शन 80 डबल TA। तो सेविंग अकाउंट में आपका जो पैसा है उस पर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो भी आपको डिडक्शन में बाद मिलेगा। कौन सा डिडक्शन है? सेक्शन 80 डबल TA है। क्या है ये सेक्शन? सेक्शन 80 डबल TA provides a deduction up to 10,000 in aggregate to an assessee, be an individual or HUF, in respect of any income by way of interest on deposit, not being a time deposit, in a saving account। तो सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट है उसका जो इंटरेस्ट है वो इंडिविजुअल को या तो HUF को बाद मिलेगा अप टू 10,000। ओके, ये इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कहाँ पे होनी चाहिए आपकी? बैंकिंग कंपनी में होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंगेज इन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, और पोस्ट ऑफिस।
यहाँ पे आपका पैसा होगा। एक बात याद रखो, ये जो सेक्शन 80 टी ए है वो आप लोगों के लिए है, सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है। फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 1920 से। नंबर वन, क्यों सर सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है? सीनियर सिटीजन के लिए ये सेक्शन नहीं है, उसके अलावा दूसरा एक सेक्शन है, 80 टी बी है, जो भी मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट, where the aforesaid income is derived from any deposit in a saving account held by or on behalf of a firm, AOP, BOI, no deduction shall be allowed in respect of such income in computing the total income of any partner of the firm or any member of the association or body। मान लो किसी पार्टनरशिप फर्म ने कोई डिपॉजिट करवाया है, या तो कोई एओपी ने या तो बीओआई ने, तो क्या सर वो लोग डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं? नो, वो डिडक्शन का क्लेम नहीं कर सकते। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम। तो उनको जो टोटल इनकम होती है उसमें ये इनकम का, ये जो इंटरेस्ट की इनकम उनको होगी, उसके लिए वो डिडक्शन का क्लेम नहीं कर सकते, फिर वो पार्टनरशिप फर्म हो या एओपी हो या बीओआई हो, उसका कोई भी मेंबर हो। पोस्ट ऑफिस के लिए लास्ट ईयर एसवाई बीकॉम में ही आपके पास रूल था कि पोस्ट ऑफिस में सिंगल अकाउंट है तो 3500 एंड जॉइंट अकाउंट है तो 7000 रुपये, याद हो तो आपको। और बाकी सब के लिए 10,000 रुपये है। ओके, इतना याद रखना, आपको कितना इंटरेस्ट मिला है और ये लिमिट विच एवर इज लोअर। ओके, नेक्स्ट, सेक्शन 80 टी बी सेम है, सिर्फ चेंजेस क्या है, ये सीनियर सिटीजन के लिए। ओके, the deduction under section 80 टी बी is available from the assessment year 1920 if the following conditions are satisfied। The first one is assessee is a senior citizen, और senior citizen at least 60 years से ज़्यादा एज होनी चाहिए। His income include, उसकी इनकम में क्या इंक्लूड होना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद अ बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में उसने डिपॉजिट किया है और उसको इंटरेस्ट मिलेगा तो उसकी इनकम में इंक्लूड होगा। इट में बी इंटरेस्ट ऑन एफडी, उसने एफडी करवाई है उसका इंटरेस्ट होगा, सेविंग अकाउंट में पैसा है उसका इंटरेस्ट होगा, और दूसरा कोई भी इंटरेस्ट होगा। सर उनको कितना डिडक्शन बाद मिलेगा? इफ दिस कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, assessee can claim the reduction under section 80 टी बी which is equal to 50,000 or the amount of the aforesaid interest whichever is lower। तो जो इंटरेस्ट मिला है वो, और आपकी लिमिट है 50,000, विच एवर इज लोअर। करेक्ट, वेर द अफोर्सेड इनकम इज derived from any deposit in an account held by or on behalf of the firm। तो किसी भी फर्म के बिहाफ में ये पैसा आपने डिपॉजिट किया है और आपको ये इनकम डिडक्ट हुई, दैट मीन्स आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो एओपी बीओआई वो भी कर सकता है ऐसा काम। करेक्ट, तो वो लोग कहते हैं कि सर हमको रिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं, तो ना, वो लोग नहीं कर सकते। No deduction shall be allowed in respect of such income in computing the total income of any partner of the firm or any member of the association or body। तो पार्टनरशिप फर्म का कोई भी पार्टनर की टोटल इनकम में ये इनकम आप ऐड नहीं कर सकते, उनका वो डिडक्शन का क्लेम नहीं कर सकते। तो दो एमसीक्यू है आपके सामने। फर्स्ट वन, क्वेश्चन वाँचो। एमसीक्यू શું છે? મિસ્ટર અનિલ, એજ 68 years, that means a senior citizen છે, has earned 21,000 from saving bank। સેવિંગ બેંકમાંથી 21,000નું વ્યાજ છે,
એ ઇન્કમ થાય છે, એન્ડ 28,000 फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, और एफडी में से उनको 28,000 का इनकम होता है। हाउ मच डिडक्शन शैल बी अलाउड टू हिम अंडर सेक्शन 80 टी बी, तो ये दोनों का टोटल होगा 49,000, और लिमिट क्या है 50,000, विच एवर इज लोअर, तो 49,000 उनका आंसर फर्स्ट का। सेकंड का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, तो सीनियर सिटीजन के लिए सेक्शन 80 टी बी के लिए नीचे में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, फोर्थ वन गलत है, क्योंकि वहाँ पे 60,000 का लिमिट बोला, और लिमिट कितना है 50,000 का, तो यहाँ पे भी डी आंसर आएगा। ओके, दोनों में डी आंसर करेक्ट है। ओके, चलो, एंड द लास्ट डिडक्शन सेक्शन 80 यू, अ पर्सन विद डिसेबिलिटी का ये सेक्शन है। याद करो, कल भी मैंने बोला था पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए सेक्शन 80 डी बी था, 80 डी बी भी था, याद हो तो। करेक्ट, पढ़ो इसमें क्या है। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80 यू आर गिवन इन ब्रीफ कंडीशन, द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। द फर्स्ट वन, द टैक्स पेयर इज एन इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट इन इंडिया, टैक्स पेयर इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, ही सफर 40% और मोर परसेंटेज, मोर देन 40% ऑफ एनी डिसेबिलिटी। ये सारे डिसेबिलिटी कल मैंने बोला था, उसको ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम, लो विजन, लेप्रोसिक्योर, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस, ये सारी बीमारी है उसको। मैंने कल भी बोला था उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ये बीमारी का। उसका वो पीरियड फिनिश हो गया है तो आपको एक फ्री सर्टिफिकेट मेडिकल ऑफिसर के पास से निकलना पड़ेगा, और चीफ ऑफिसर जो होगा असेसिंग ऑफिसर उनको देना पड़ेगा। ओके, ये मैंने कल भी बोला था आपको। कितना डिडक्शन मिलेगा? फिक्स डिडक्शन है 75,000, और सर ये 80% से ज़्यादा हुआ तो ये डिसेबिलिटी तो 1,25,000 है। करेक्ट, तो 75,000 अप टू 40 से लेके 79% तक आप सोच सकते हो। 80% और इससे ज़्यादा होगा तो 1,25,000 है। ओके, नीचे एक एमसीक्यू है आपके पास कि ये सेक्शन किसको अवेलेबल है? सिंपल आंसर है, क्या पर्सन विद डिसेबिलिटी। ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 पे आ जाओ। पेज नंबर 16 पे आप देख सकते हो कि आपके पास एक टैक्स का एक चार्ट है जो आपने पिछले साल पढ़ा ही था। करेक्ट, ये चार्ट आप फेमिलियर हो ये चार्ट से। पहला चार्ट क्या है? पहला चार्ट हमारे लिए है इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल और एचयूएफ और एओपी और बीओआई और एनी अदर एजेपी। ओके, individual other than senior and super senior citizen that is below the age of the 60 years। आप देख सकते हो अप टू 2,50,000 नो टैक्स, 250 से लेके 5 लाख तक 5%, 5 से 10 20%, और अबाउ 10 लाख 30%। फिर सीनियर सिटीजन है तो 60 से ज़्यादा 80 से कम, याद रखना सीनियर सिटीजन 60 से ज़्यादा और 80 से कम है तो ये चार्ट है कि अप टू 3 लाख नो टैक्स, 3 से 5 5%, 5 से 10 20%, अबाउट 10 लाख 30%, 80 से भी ज़्यादा
देखो 80 ईयर्स हो चुके हैं फिर भी इनकम जनरेट हो रही है, सोचो। तो अप टू 5 लाख नो टैक्स, 5 से 10 में 20% और अबाउ 10 लाख में 30%। ओके। टेबल के बाद आपके पास क्या आ रहा है? सरचार्ज। सरचार्ज इज लेविड ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। तो सरचार्ज आपके इनकम टैक्स पे लगता है एट द फॉलोइंग रेट इफ द टोटल इनकम ऑफ द असेसी एक्सीड स्पेसिफाइड लिमिट। जो आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको सरचार्ज लगेगा, और सरचार्ज आपके इनकम टैक्स पे लगेगा। देखो क्या दिया है, आपकी रेंज ऑफ इनकम 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक है इनकम, 10%। 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25%, और 5 करोड़ से कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो 37% है। ओके। तो ये एमसीक्यू में हो सकता है कि सरचार्ज के जो परसेंटेज है वो एमसीक्यू में आस्किंग हो सकते हैं। नेक्स्ट, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज levied at the rate of 4% on the amount of income tax plus surcharge। तो आपने जो इनकम टैक्स कैलकुलेट किया, आपने जो सरचार्ज कैलकुलेट किया, वो दोनों का जो टोटल आएगा उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। याद रखना। रिबेट अंडर सेक्शन 87A नोट, a resident individual whose net income does not exceed 5 lakh। एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, कैन अवेल रिबेट अंडर सेक्शन 87A। वही रिबेट ले सकता है। इट इज डिडक्टेबल फ्रॉम इनकम टैक्स बिफोर कैलकुलेटिंग एजुकेशन सेस। तो एजुकेशन सेस के 4% ऐड करने से पहले आपको ये रिबेट का क्लेम कर लेना है। सर कितना होगा वो रिबेट? वो रिबेट होगा आपके इनकम टैक्स का 100% और 12,500, विच एवर इज लोअर। ओके। देखो उसके बाद जो एमसीक्यूज है वो देखते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू, रिबेट इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल if his or her taxable income is 5 lakh or less under section। तो रिबेट का सेक्शन कौन सा वाला था? 87A। तो करेक्ट है सी आंसर। नेक्स्ट, रिबेट का बेनिफिट जो है वो टैक्स पेयर जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है उसको मिलेगा। और दूसरी कंडीशन क्या थी? जिसकी नेट हिज टोटल नेट इनकम और टैक्सेबल इनकम 5 लाख और 5 लाख से कम होनी चाहिए। हिज टोटल नेट इनकम और टैक्सेबल इनकम इज 5 लाख और लेस। ओके। अब आपको टैक्स लायबिलिटी उसके आने वाले 3 एमसीक्यू अभी पेंडिंग रखो। आने वाले 3 एमसीक्यू अभी पेंडिंग रखो। उसके बाद वाला वो कहता है मिस्टर ए रेसिडेंट इंडिविजुअल है। हिज नेट इनकम इन द प्रीवियस ईयर 1920 इज 75 lakhs। द रेट ऑफ सरचार्ज और इनकम टैक्स एप्लीकेबल इज। देखो मैंने बोला था ना कि वो लोग सरचार्ज के परसेंटेज पूछेंगे, देखो पूछ लिया। 75 लाख इनकम है तो सरचार्ज कितना लगेगा? 10%। हमारे टेबल में सबसे पहला वाला ही है। चलो एमसीक्यू क्या है सबसे पहले वो पढ़ो। कैलकुलेट नेट इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। His gross total income is 7,20,000 फॉर असेसमेंट ईयर 2021। उसकी ग्रॉस टोटल इनकम इतनी है 7,20,000। उसने पीपीएफ में इन्वेस्ट किया है 1 लाख। उसने इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में 35,000 इन्वेस्ट किया है। ट्यूशन फीस 20,000 है। नोटिफाइड म्यूचुअल फंड
इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में 25,000 इन्वेस्ट किया है, करेक्ट। और वो लोग आपको पूछते हैं नेट इनकम कितना, तो मेरी बात सुनो, नेट इनकम मीन्स ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करना है। ये जो हमने पढ़ा वो सारा 80C का डिडक्शन है, करेक्ट। आप ये सबका टोटल कर दो, 1,00,000, 35, 20 और 25, कितना आएगा? 180 आएगा, 180 टोटल। और आपको मालूम है ना कि 80C में आप कितना रिडक्शन क्लेम कर सकते हो? 1.5 लाख का, विच एवर इज लोअर, तो 1.5 लाख रुपए। आपके पास 7,20,000 था, उसमें से आपको 1.5 लाख रुपए माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। और 1.5 लाख रुपए माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? डी आंसर, 5,70,000। चलो, नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग। तो देखो आपके पास 3 सेक्शन के लिए कुछ बोला गया है। मैं आपको क्या कहता हूँ, कभी भी मैच द फॉलोइंग आए ना, 1-2 के आंसर आपको आने चाहिए। जैसे कि एटीसी, आपको मालूम है ना एटीसी किसके लिए है? कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन। ट्रिपल सी पेंशन फंड के लिए है, और डबल सी डी एनपीएस के लिए है। तो 3, 1 और 2, ऐसा आंसर फाइंड आउट करना है। तो नीचे फर्स्ट ही है, या तो आपको मान लो कि कोई एक याद आता है, जैसे कि सर मेरे को तो छे ने मेरे को तो एटीसी याद आता है, कि सर मेरे को याद है कि सुपर एनिमेशन है ना वो एटीसी में जाता है। तो देखो नीचे आंसर जो दिए ना उन्होंने, तो एक में 3 होना चाहिए, ऐसा 2 ही आंसर है, या तो ए या तो सी। अब आपको एक और आना चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करने का। नेक्स्ट, दूसरा मैच द फॉलोइंग कह रहे, एटी डी डबल डी डबल डी बी। ओके चलो देखते हैं। एटी डी किसको अप्लाई होता है? मेडिक्लेम को होता है, तो दैट इज ए में सेकंड आएगा। तो ओहो देखो इसमें तो ए में सेकंड आएगा, ऐसा एक ही है, बी ऑप्शन है, तो आप बच गए ना। अब देखो एटी डबल डी किसके लिए है? मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। और डबल डी बी कोई स्पेसिफाइड डिसीज के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए है। ओके, एंड द लास्ट वन मैच द फॉलोइंग, करेक्ट। सेक्शन 80G, डबल जी, डबल टी ए और 80EE मैं आपको देता हूँ, नीचे एमसीक्यू है ही नहीं, करेक्ट। मैं आपको देता हूँ, जल्दी से ज्वाइन करके दो कि सर ये आंसर आएगा। हाँ, 30 सेकंड है आपके पास, सिंपल है। देखो सबसे पहले जो इजी है वो फाइंड आउट करो, कि आपको सामने बोला गया है कि सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट का इंटरेस्ट, तो मैंने आपको बोला था वो कौन सा सेक्शन है? 80TE है, करेक्ट। तो सी में फर्स्ट आएगा आंसर, करेक्ट। अब दूसरा देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो इसके लिए सेक्शन 80EE है, तो डी में सेकंड गया। ओके, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड, जो रेंट पेड है उसके लिए सेक्शन 80GG अप्लाई होता है। और बाकी बचा है कंट्रीब्यूशन इन नेशनल चिल्ड्रन फंड, वो है सेक्शन 80G में। ओके, तो आपने लिख दिया मैंने जो भी बोला है वो, एक बार फिर बोल देता हूँ। सी में फर्स्ट, करेक्ट। फिर डी में सेकंड, फिर बी में थर्ड, और ए में फोर्थ। ओके, इसमें ए बी सी डी करके 4 डिफरेंट डिफरेंट आंसर आने चाहिए थे, बट कॉलेज मटेरियल में सिर्फ ए वाला ही एमसीक्यू का आंसर दिया है।